जय हिंद। गौतम संदेश के आज के अंक की कवर स्टोरी में हमने हिंसा को कवर किया है। जो हाल फिलहाल हिंसाएँ हुई हैं, जैसे खरगोन में की बहुत चर्चित रहा मामला, इस समय जहांगीर पूरी दिल्ली का मामला बहुत चल रहा है। इसके अलावा भी तमाम राज्यों में रामनवमी पर पथराव हुआ, शोभा यात्राओं में। ये हनुमान जयंती की घटना थी जहांगीरपुरी वाली, यहाँ हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकल रही थी, उस पर सब झड़प हुई। झड़प या लड़ाई का कारण जो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, हाँ, लेकिन पॉइंट स्थान जो है झगड़े के वो विशेष है। अधिकांश स्थानों पर या तो मस्जिद के सामने झगड़ा हुआ या कब्रिस्तान के सामने झगड़ा हुआ। झगड़े का कारण या तो भजन नारे थे या फिर साउंड आवाज़ को मुद्दा बनाया गया। जहांगीरपुरी का जो मामला है उसमें भी साउंड को लेकर ही नोकझोंक हुई थी, क्योंकि उसी समय इफ्तार रोज़ा खोलने का समय होता है और वह उसी समय वो शोभा यात्रा वहाँ से गुजर रही थी, तो उसको आवाज़ बंद करने को लेकर ये सब चीज़ें पथराव हुआ। पथराव के बाद जो सब चीज़ें हुई आपके सामने आ रहे हैं, उन्हीं सब चीज़ों को हमने पॉइंट आउट किया है। तो अब जहांगीरपुरी की जो बात है वो हिंदू मुस्लिम के रूप में प्रचारित की जा रही है या लोगों की समझ में आ रही है, लेकिन जहांगीरपुरी वाला जो मुद्दा है वो हिंदू मुस्लिम का कम, बांग्लादेशियों का और हिंदुओं का या भारतीयों का ज़्यादा है, क्योंकि वो झगड़ा मुसलमानों से नहीं बांग्लादेशियों से हुआ है और सिर्फ एक आशंका के कारण इतना बड़ा बवाल हो गया। आशंका क्या थी? बांग्लादेशियों को ये लगा कि ये लोग बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो गए, बहुत ज़्यादा इनका साहस बढ़ गया, तो ये कुछ दिनों बाद हमको यहाँ से भगाने की आवाज़ उठाने लगेंगे, हमको यहाँ से हटाने की आवाज़ उठाने लगेंगे, अतिक्रमण का मुद्दा बनाने लगेंगे, मस्जिद के लाउड स्पीकर को लेकर चर्चा करने लगेंगे। तो क्यों ना अभी ही इनको इतना डिमोलाइज कर दिया जाए, अभी ही इनको दबा दिया जाए, ताकि ये कल को ये किसी और चीज़ पर इनका दिमाग ही नहीं जाए। केवल आशंका में इतना बड़ा बवाल हो गया। बाद में फिर बहुत सारी चीज़ें हुई, बुलडोजर आया, अतिक्रमण हटाया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। अब राजनीतिक दल अपनी अपनी चीज़ें कर रहे हैं, ये सब वो है। लेकिन सवाल ये है, जैसे लाउड स्पीकर, तो लाउड स्पीकर को लेकर केवल धार्मिक नहीं, अन्य तरह से भी आवाज़, जैसे डीजे साउंड है, किसी भी शादी ब्याह या अपनी पार्टी को लेकर किसी मोहल्ले में डीजे चल रहा है तो मोहल्ले वाले अक्सर आपत्ति करते हैं कि देर रात तक ना बजाया जाए। उस पर कोई धार्मिक इशू नहीं मिलता, पर्सनल टेंशन बनती होगी। उसी तरह से अजान को लेकर, साउंड को लेकर आवाज़ होती है कि अन्य धर्मों के लोगों को वो भाषा समझ में नहीं आती, साउंड के कारण नींद खराब हो जाती है। अगर आसपास ही घर हैं लोगों के, दूसरी मंजिल पर रहते हैं, तो खिड़की के बराबर में ही अगर लाउड स्पीकर लगा हुआ तो सीधी आवाज़ घर में जाती है, तो साउंड को लेकर लोग आपत्ति जताते रहते हैं। तो मुस्लिमों को ये लगता है कि इस्लाम के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ जो घृणा बढ़ रही है उसको लेकर ये आवाज़ उठाई जा रही है, जबकि बात साउंड की है। केवल किसी की खिड़की के पास ही अगर माइक लगा है और वो दिन में 5 बार 2 बार 3 बार फुल स्पीड में बोल रहा है, तो जाहिर है उस परिवार को समस्या होती होगी। बच्चे पढ़ते भी हैं, टीवी भी देखना है, फ़ोन पे भी बात करना है, आपस में भी बैठ के बातें करनी है, तो तमाम चीज़ों में व्यवधान आना स्वाभाविक है। तो उस साउंड को जो फ्रीक्वेंसी हाईकोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने सेट की है उस पर बजाने को कहते हैं। और फिर अगर आपत्ति है भी तो पुलिस से शिकायत की जाएगी या संबंधित विभाग, संबंधित अधिकारी से कहा जाएगा कि इनकी आवाज़ कम कराओ, या अनुमति नहीं है तो लाउड स्पीकर में यहाँ से हटवाओ। ऐसा थोड़ी है कोई आदमी जाएगा वो पथराव करने लगेगा कि नहीं ये कर दिया जाए, या लाठी डंडे लेकर आगे मौलवी को पीटने लगेंगे, ये तो इलीगल हो जाता है फिर। तो ऐसे ही जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकल रही थी, उसको कहा जा रहा है वो इलीगल थी, उस पर मुकदमा दर्ज हो गया है। जो निकालने वाले थे, जो आयोजक थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो शोभा यात्रा बिना अनुमति के निकालना नियम विरुद्ध है, ये सही है, लेकिन नियम विरुद्ध निकल रही शोभा यात्रा पर पथराव कर देना, तलवार चला देना, पिस्टल से गोली चला देना, पेट्रोल बम डालना, बोतलें मारना, ये सब कैसे जायज़ हो जाता है? अनुमति नहीं है तो क्या आप किसी को मार देंगे? ये सवाल 2-3 हैं जो हमने उठाए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल वो ये है कि ये बांग्लादेशियों का मामला था। बांग्लादेशी बहुत बड़ी संख्या में जहांगीरपुरी और उसके आसपास रहते हैं और उन्होंने अतिक्रमण भी कर रखा है। पूरी सड़कों पर उनकी दुकानें, उनकी चीज़ें हैं, घर भी, घर के आगे टीन छज्जे, ये सब उन्होंने कर रखा है। तो इसी को लेकर वो संज्ञान में आया जब शासन प्रशासन के, तो उसको लेकर कार्रवाई की जा रही थी।
लेकिन सवाल ये है कि जब इतना बड़ा मुद्दा हो गया तभी ये कार्रवाई क्यों हुई? टाइमिंग को लेकर लोग सवाल करेंगे ही, टाइमिंग को लेकर कहेंगे कि जब 15 साल से या 10 साल से या 20 साल से जो बांग्लादेश में रह रहे हैं तो ये वहाँ स्थापित कैसे हो गए, इन्होंने वहाँ अतिक्रमण कैसे कर लिया। अधिकांश लोग आपराधिक वारदातों में लिप्त हैं, जेल जाते हैं, छूट आते हैं, फिर वही सब करने लगते हैं। अब जैसे मुख्य आरोपी अंसार की बात की जाए तो अंसार कई सारे मुकदमों में जेल जा चुका है। उसके बारे में बताया जाता है कि वो संबंधित थाने और चौकी पे उसका ठीक ठाक दोस्ताना रहता है, अन्य लोगों की भी सिफारिश करता है, बिना मुकदमे के छुड़ा लाता है। तो ये सब सहूलियत, ये सब चीज़ें उसे पुलिस प्रशासन ही दे रहा था स्थानीय स्तर पर, तभी वो इतना शक्तिशाली हो पाया, तभी उसका इतना दुस्साहस हुआ, तभी उसका मनोबल इतना बढ़ता गया कि वो एक समय पर आकर बहस करने लगता है। बाहरी होने का डर में जीने की बजाय वो जो है इतना हावी होने लगता है कि उन पर हमला करने लगता है। खूब पैसा कमाता है, काम धंधा कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं, 5 मंजिल का मकान है, हर फ्लोर पर एयर कंडीशन है, गाड़ियाँ हैं, सोना चांदी अंगूठियाँ, ये सब उसके फोटो वायरल हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें उसने पुलिस प्रशासन की मदद से ही। तो एक व्यक्ति के बारे में क्लियर पता है डिसीजन क्या होगा, ये बांग्लादेशी रहेंगे जाएंगे, रोहिंग्या रहेंगे जाएंगे, ये बड़े मुद्दे हैं, इनका क्या डिसीजन होंगे ये आने वाले समय में निर्धारित होगा। लेकिन जब पुलिस प्रशासन को ये पता है कि ये रोहिंग्या हैं या ये या बांग्लादेशी हैं, तो उन्हें उतनी सहूलियत, उतनी मदद क्यों दी जा रही है? भ्रष्टाचार के कारण। तो मूल जो समस्या है वो भ्रष्टाचार है। सरकार को, सिस्टम को भ्रष्टाचार पर ध्यान है। भ्रष्टाचार अगर नहीं होता तो अंसार आज अंसार नहीं बना होता। तो इतना बड़ा बवाल हुआ है, उसकी जड़ भ्रष्टाचार है। तो एक बार इस दृष्टि से भी जांच होनी चाहिए और जो उसको सहूलियत पहुंचाने वाले मददगार पुलिस प्रशासन के लोग हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पढ़कर देखिए तो इसको भी अच्छा लगेगा। दीजिए। धन्यवाद।